डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने जो है जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज होते हैं, ओके, हाइड्रोजन एटम के लिए जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज होते हैं उसको हमने स्टडी किया था। और उसके जो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होते हैं उसको हमने फाइंड आउट किया था। अब देखिए वो जो हमने अलग अलग सीरीज को डिस्कस किया, स्टडी किया, अब उसका जो एक्चुअल डायग्राम बनता है हम वो आज देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम जैसा होता है कि भाई n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 टिल इन्फिनिटी। और यहाँ पे हमने उस लेवल की एनर्जी को लिखा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये n इज इक्वल टू 1 ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है, फिर ये फर्स्ट एक्साइटेड, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे जो है हमने मेंशन किया। अब देखिए जो हमने लास्ट क्लास में जो है सीरीजेस पढ़े थे, जैसे सबसे पहले पढ़ा था हमने लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में क्या पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी हायर ऑर्बिट से n इज इक्वल टू 1 या ग्राउंड स्टेट पे होता है। जैसे यहां से देखें आप, n इज इक्वल टू 2 से वो 1 पे आ रहा है, मतलब फाइनल स्टेट जो होती है वो ग्राउंड स्टेट होती है। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके n इज इक्वल टू 2 से आए या 3 से आए या 4 से आए या इन्फिनिटी से आए, फाइनल जो है वो कहाँ पे आ रहा है? वो ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से वो जो है ग्राउंड स्टेट पे आता है, तो अब ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, यहाँ के लिए देखिए, यहाँ के लिए देखे, या यहाँ से देखे, या इन्फिनिटी से यहाँ आ रहा तो देखे, तो इस केस में वो जो फोटोन रिलीज करता है, ओके, उसकी जो वेवलेंथ आती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है, वो जो रेंज होती है वो होती है अल्ट्रा वायलेट। ओके, किस रेंज की फ्रीक्वेंसीज को ये जो है ये किस रेंज की फ्रीक्वेंसी के फोटोन को रिलीज करता है? ये अल्ट्रा वायलेट। आप फ्रीक्वेंसी बोल दें या फिर आप वेवलेंथ बोलें, किस रीजन या किस रेंज की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को रिलीज करेगा लाइमन सीरीज में? अल्ट्रा वायलेट। याद रखें, इसको पूछा जाता है। तो लाइमन सीरीज में जो फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ ऑफ लाइट आ रहे हैं, उस फोटोन के आ रहे हैं, वो कौन सी रहेगी? वो अल्ट्रा वायलेट रहेगी। ठीक है, चले अब इसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज हमने पढ़ा था दैट इज बामर सीरीज। तो बामर सीरीज में क्या होता है कि भाई किसी भी हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 2 पे होता है, n इज इक्वल टू 2 पे होता है। देखिए ये n इज इक्वल टू 3 से आया, 4 से आया, 5 से आया या इन्फिनिटी से आया। सो फाइनली वो कहाँ पे आता है? तो n इज इक्वल टू 2 पे आता है। और इनिशियल पोजीशन उससे हायर ऑर्बिट कोई भी रह सकता है। तो जब ऐसा ट्रांजिशन हो रहा है और यहाँ से अब देखिए फोटोन रिलीज होता है, ये ट्रांजिशन की वजह से फोटोन रिलीज होगा। तो बामर सीरीज में जो फोटोन रिलीज होता है उसकी फ्रीक्वेंसी या जो वेवलेंथ होती है उसकी रेंज विजिबल रीजन वाली होती है। कौन सी होती है? विजिबल वाली होती है। लाइमन के लिए अल्ट्रावायलेट होती है और बामर के लिए विजिबल वाली होती है। अब और आगे बढ़ते हैं, पैशन सीरीज। तो पैशन सीरीज में हमने पढ़ा था कि भी किसी हायर लेवल के ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आता है, ओके, किसी भी हायर लेवल से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। n की वैल्यू आप देखो कि भाई n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो n की वैल्यू 3 पे आ रहे हैं किसी भी हायर ऑर्बिट से, n इज इक्वल टू 4 से, n इज इक्वल टू 5 से या n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से, कहीं से भी हायर लेवल से अगर वो n इज इक्वल टू 3 पे आ रहा है, तो ये सीरीज को हमने पढ़ा था कि पास्चन सीरीज है। और इस सीरीज में जो फोटोन रिलीज होता है उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो कौन सी होती है? वो होती है इंफ्रारेड। कौन सी होती है? वो इंफ्रारेड रीजन में आती है। ओके, अब देखिए इसके आगे ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज में हम देखें n इज इक्वल टू 4 पे आता है इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से। अब ये जो लेवल है n इज इक्वल टू 4, तो मतलब वो 5 लेवल से आ रहा है या 6 लेवल से आ रहा है या और भी हायर लेवल से आ रहा है, लेकिन कहाँ पे आएगा? वो n इज इक्वल टू 4 पे आएगा। तो ये वाली जो सीरीज है उसका नाम हमने ब्रैकेट सीरीज पढ़ा था। और इसमें जो फोटोन रिलीज होता है इसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो भी इंफ्रारेड आती है। अब देखिए यहाँ से जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, तो जो भी डिफरेंस आता है वो इंफ्रारेड रेंज वाला ही आता है। तो इसलिए ये चाहे पैशन सीरीज हो, चाहे ब्रैकेट सीरीज हो,
या फुन सीरीज हो, इन तीनों भी केस में आपको जो यहाँ पे फोटोन रिलीज होते हुए मिलेंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेंज आपको इंफ्रारेड वाली मिलेगी, आपको इंफ्रारेड वाली मिलेगी। ठीक है, चलिए इसको समझ ले। आपको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर ले। चलिए पॉज करता हूं मैं। ओके, अब देखिए ये हमने स्पेक्ट्रल सीरीज को समझ लिया है, कौन सी सीरीज में फोटोन किस रेंज के फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ वाला होता है ये भी हमने समझ लिया। लाइमन में अल्ट्रावायलेट, बामर में विजिबल, पार्शन ब्रैकेट, फुन में इंफ्रारेड। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है क्वेश्चन इसके ऊपर बना हुआ है, टॉपिक छोटा सा लिया मैंने, नंबर ऑफ ट्रांजिशन। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहा है तो कितने ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं, उसके साथ में लिखा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ओके, इसी को नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बोल के भी पूछा जा सकता है, या फिर नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ। तीनों का मतलब एक ही है। क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ट्रांजिशन पूछ ले, या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछ ले, या नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ पूछ ले, फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, वेवलेंथ की जगह पे फ्रीक्वेंसी भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या है पहले ये समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4, ये सिर्फ 4 ही लाइंस मैंने ड्रॉ की है, एनर्जी लेवल्स 4 ही ड्रॉ किए। अब अगर ये मान लें कि भाई इलेक्ट्रॉन इस n इज इक्वल टू 4 पे है और वो ट्रांजिशन करके अगर वो यहाँ तक आना है, ओके, वो जो है 1 पे आना है, उसको कहाँ पे आना है, 4 से 1 पे आना है। अब वो कौन कौन से उसके लिए पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं, हम ये नहीं कंसीडर करेंगे डायरेक्टली आ रहा है, वो भी एक ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे कितने ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो अब देखिए आप यहाँ से गौर से देखिए कि भाई पहला जो पॉसिबल ऑप्शन है, ये मैंने आपको बताया कि भाई n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 पे आना है। चलो मैं इसको थोड़ा सा ये रब कर देता हूँ, हम 1 बाय 1 पहले समझेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये रहेगी कि भाई डायरेक्टली वो आएगा, ठीक है। तो अगर वो डायरेक्टली यहां से ऐसे आ जा रहा है, ये ऐसे आ जा रहा है, तो यहाँ जो भी एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज हो जाएगा। तो ये एक वेवलेंथ हो गई। तो ये हम ट्रांजिशन बोले या वन वेवलेंथ, लेकिन वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ये यहाँ पे खास तौर से लिखा हमने समझने के लिए, तो आप समझे ये जो है एक ट्रांजिशन, मतलब डायरेक्टली 4 से 1 पे आ सकता है, 4 से 1 पे आ सकता है। चलो इसको हम नाम देते हैं ट्रांजिशन 1। इसको क्या नाम दे देंगे हम, ट्रांजिशन 1, 4 से 1 पे आ रहा है। दूसरा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम, अब वो जो है ना ऐसे भी हो सकता है कि भाई टुकड़े करके आए हो, मतलब कैसे कि भाई वो n इज इक्वल टू 4 से 3 पे आया हो, या 3 से उसके बाद 2 पे आया हो, और 2 से 1 पे आया हो, ऐसे भी हो सकता है। तो आप इसको नाम दे दो, ये वाले ट्रांजिशन का नाम 2 दे दो। देखो यहाँ से यहाँ आया, एनर्जी में तो फर्क हुआ है, ओके, उन्हें लो लेवल पे आया, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज किया, एनर्जी रिलीज किया मतलब फोटोन वो जो है रिलीज किया हुआ है, तो यहाँ पर भी फोटोन रिलीज करेगा। फिर यहाँ से यहाँ फिर से एनर्जी का डिफरेंस है, फिर से यहाँ पे एनर्जी को रिलीज करेगा, तो फोटोन को रिलीज करेगा मतलब, तो यहाँ पर भी ये एक ट्रांजिशन हो गया। फिर वो 2 से 1 पे भी आ सकता है, ये भी एक ट्रांजिशन हो गया। तो हमने यहाँ पे एक ऑप्शन माना कि भाई डायरेक्टली वो 4 से 1 पे आएगा। दूसरा ऐसा भी हो सकता वो 4 से 3 पे या 3 से 2 पे और 2 से 1 पे आए, तो यहाँ पे 3 ट्रांजिशन हो रहे, यहाँ पे 1 हो गया। अब और भी पॉसिबिलिटी है, कैसे कि भाई वो चाहे तो डायरेक्टली ये यहाँ से 2 पे आ सकता है, और उसी तरह यहाँ से वो यहाँ आ सकता है। तो अब आप देखो ये वाले केस में कि भाई वो जो है ये 1 2, अब इसको गौर से देखो, तो ये यहाँ से यहाँ आया, तो इसको हमने 5 नंबर दे दिया। अब अगर हम ये वाले को देखेंगे 2 to 1, सो 2 to 1 तो ऑलरेडी ट्रांजिशन है जो 4 नंबर है, तो ये रिपीटेड है, दिस इज रिपीटेड, इसको बोलेंगे ये रिपीटेड है। कैसा है, तो सेम एज 4 है, सेम एज 4। आप देख लो भाई ये वाला जो है ट्रांजिशन रिपीट हो रहा है, तो रिपीट वाला नहीं लेना है, क्यों कि यहाँ पे जो फोटोन रिलीज होगा उसकी जो वेवलेंथ है अगर सेम यहाँ पे वैसी आ रही, हमने क्या लिखा है कि हमको यूनिक वाले चाहिए,
ओके कैसे चाहिए, यूनिक वेवलेंथ, तो ये तो सेम वाली हो जाएगी, तो इसको कंसीडर नहीं करना है, जो रिपीट हो रहा है उसको कंसीडर नहीं करना है। चलिए अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि भाई क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो ऐसे आ जाए, कैसे, चलो ये जो है मैं ये रिपीट के लिए बता रहा हूं, ब्लैक में बताता हूं कि जो रिपीट हो रहा है, ब्लैक वाला बताता हूं कि रिपीट हो रहा है, ये वाला रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये ब्लैक वाला जो है ये रिपीट हो रहा है। अब देखो अगर वो ये ऐसे आ जाए, ये ऐसे, और इसके बाद डायरेक्ट ऐसे आ सकता हूं, यहां से डायरेक्ट, तो ये वाला तो यूनिक हो रहा है, ये वाला यूनिक हो रहा है, 3 से 2 पे डायरेक्ट हो रहा है, ये वाला रिपीट हो रहा है, दिस इज रिपीटेड, ओके ये रिपीट हो रहा है ये वाला, और इसको क्या लिखेंगे, सेम एज 2, ये 2 के जैसा हो रहा है, और लेकिन ये नया आ गया हमारे पास, 3 से डायरेक्टली 1 पे जा रहा, तो हमने इसको मान लिया 6th ट्रांजिशन। तो ये वाले केस में जो टोटल ट्रांजिशन हो रहे हैं या टोटल नंबर ऑफ लाइंस हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 6। तो यहाँ पे हम अगर लिखें कि भी नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस तो कितने हो रहे हैं, दैट विल बी 6। सो ये हमारा आंसर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, दिस इज अवर आंसर। लेकिन आप चाहे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बोले, ट्रांजिशन बोले, या नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ बोले, तो इस तरह से आप चेक करेंगे तो देखो यहाँ तो सिर्फ 4 ही लेवल्स बताए, अगर ये ज्यादा हो तो ये वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अगर मैं 3 वाला लेता तो बहुत आसान हो जाता था, ओके 5 वाला लेता, मैं 5 लेवल्स लेता तो वो बहुत मुश्किल भी हो जाता था, नंबर ऑफ लाइंस कई सारे ज्यादा आते थे, तो वर्कआउट करने या समझाने के लिए वो मुश्किल होता, वक्त ज्यादा जाता उसमें, तो हमने मॉडरेट जैसा लिया, कम लाइन भी नहीं लिए, ज्यादा भी नहीं लिए। तो आप सोचो कम रहा तो चलो आसान हो जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा लाइंस रहेंगे तो इसमें काफी वक्त जाएगा, इस तरह से हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक प्रोसीजर, एक मेथड है कि भाई नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का जो फॉर्मूला बनता है, चले आपने ये तो कॉपी कर लिया है, ठीक है ना, तो मैं इसको रब करता हूं और यहाँ पे बताता हूँ, ये वाला आगे बताता हूं कि हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके कैसे करेंगे, तो मैं ये रब कर देता हूं, ठीक है, चले ये हमने रब कर दिया। चलिए फॉर्मूला क्या है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है भाई, इनिशियल पोजीशन क्या थी, सो दिस इज वी आर हैविंग इनिशियल पोजीशन, और ये हमारे लिए ये फाइनल पोजीशन थी। तो फॉर्मूला जो बनता है इसके लिए देखो किस तरह बनता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, दैट इज इक्वल टू, अब देखो कोई इसको n1 n2 मानता है, लिखता है, कोई ni और nf लिखता है। अब ni और nf थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी देते हैं लिखने में, इसलिए हमने यहाँ पे ni और nf लिखा है। अब यहाँ पे सिंपल है, ये जो है पहले ब्रैकेट में लिखेंगे हम ni माइनस nf, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ni माइनस nf माइनस 1, यहाँ पे ni माइनस nf, दूसरे में भी ni माइनस nf, लेकिन साथ में माइनस 1 लिखेंगे, एंड होल डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूले से हम करेंगे। अब कितने भी लाइंस दे दे, अब 5 दे दे, 6 दे दे, तो अब इस तरह के कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ में आना कि कौन सी रिपीटेड ट्रांजिशन हो रही, कहाँ पे सेम वेवलेंथ रिपीट आ रही, उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले से करेंगे, ये सिर्फ आपको कंसेप्ट सीखने के लिए था, अब आप क्या करोगे, चलो यही वाला केस क्या है, इनिशियल ni 4 है, nf 1 है, रखो यहाँ पे, देखो ये लिख दिया मैं ni 4 है, ये माइनस 1 इनटू, फिर से लिखा ये 4 माइनस 1 माइनस, ओके फिर से माइनस 1 होल डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया आपका 3 इंटू 2, ओके सॉरी 3 इंटू 2, अच्छा सॉरी यहाँ पे सॉरी प्लस 1 करना, माइनस में, जस्ट करेक्शन कर ले, हियर इट शुड बी प्लस 1, सो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1 3, और ये हो जाएगा 4, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होके 4 हो जाएगा,
whole divide by 2, so answer will be 12 by 2, so that will give 6, so that will give 6, so ये आ गया आपके नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये जो है देख लीजिए आंसर आपको सेम ऐसा ही मिला है, सेम ऐसा ही मिला है, ठीक है। चलो देख लीजिए आप इसको। तो यहाँ पे मैंने कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है, उसी को यहाँ पे हमने डायरेक्ट फॉर्मूला, ये जो है आप डायरेक्ट फॉर्मूला है, ओके, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ, यहाँ पे करेक्शन कर ले, ये प्लस आता है, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो सिंपल है। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ओके, तो आप ऐसा कर सकते हो। आपको कई सारे मटेरियल में ये कंसेप्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको कवर कर लिया है। एक और क्वेश्चन है, वो भी जो है आपको कई सारे मटेरियल में मिलेगा, एक छोटी सी हेडिंग लेके उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा है, ठीक है। चलो पॉज करके आप कॉपी कर लो। चलिए कर लिया, मैं पूरा रब कर दे रहा हूं, ठीक है, ये पूरा रब कर रहा हूं, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सो नेक्स्ट फिर से इसी तरह का क्वेश्चन है, ये सब रब कर दे रहा हूं मैं। ओके चलिए छोटी सी हेडिंग लगाएं आप। ओके स्पेक्ट्रल लाइंस अकर्स, हेडिंग लगाओ स्पेक्ट्रल लाइंस, spectral lines occurs, okay, spectral lines occurs in emission spectrum, in emission spectrum, okay, emission spectrum। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि इमिशन स्पेक्ट्रम हम कब कंसीडर करते हैं, कब बोलेंगे कि जो लाइंस इमिशन स्पेक्ट्रम में आ रहे हैं, तो ये वाला आपको क्लियर होना। तो यहाँ पे चले एक लाइन इससे रिलेटेड लिखते हैं, द स्पेक्ट्रल लाइंस, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं द स्पेक्ट्रल लाइंस, द स्पेक्ट्रल लाइंस, ओके, विच आर इन्वॉल्व इन ग्राउंड स्टेट। ओके देखो जब भी इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से ओके ट्रांजिशन करते हुए ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल लाइंस ग्राउंड स्टेट में इन्वॉल्व हैं, ओके, या जिसके लिए ग्राउंड स्टेट आ रहा है, ओके, द स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर विच ग्राउंड स्टेट इज इन्वॉल्व, ग्राउंड स्टेट इज इन्वॉल्व, ओके, ग्राउंड स्टेट इज इन्वॉल्व आर occur, okay, are occur in, okay, emission spectrum, emission spectrum, या यहां पे आप ये करें विल कर दो इसको, ठीक है। सो इमिशन स्पेक्ट्रम, तो ये हमने जो है लिख दिया। तो क्या मतलब है इसका कि जो स्पेक्ट्रल लाइन में ग्राउंड स्टेट इन्वॉल्व हो रही है, ओके, जैसे आपने ये स्पेक्ट्रम अभी यहाँ बताया था, तो जिसमें ग्राउंड स्टेट आ रही है तो उसको हम कंसीडर करेंगे कि ये इमिशन स्पेक्ट्रम में आएगी, ये वाली स्पेक्ट्रल लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम में आएगी। अब देखिए क्वेश्चन दिया था इससे रिलेटेड, चलो हम वो ड्रॉ करते हैं, ओके, वो हम ड्रॉ करते हैं। चलो ये इस तरफ ड्रॉ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे यहीं पे ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये एक लेवल है, ये दूसरा लेवल, इसको हमने n इज इक्वल टू 1 मान लिया, इसको n इज इक्वल टू 2 मान लिया, ओके। चलो मैं जस्ट चेक करता हूँ पूरा आ रहा है, ओके चलो ठीक है। थोड़ा सा हम जो है इसको कम करते हैं ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे, ओके। चलो ब्लैक से हम ये ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। सो दिस इज वी आर हैविंग n इज इक्वल टू 1, दिस इज वी आर हैविंग n इज इक्वल टू 2, दिस इज वी आर हैविंग n इज इक्वल टू 3, दिस इज वी आर हैविंग n इज इक्वल टू 4, इस तरह से सपोज। अब देखिए यहाँ पर ये अलग अलग लाइन्स है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ये देखो एक लाइन, ये यहाँ से एक लाइन आई है, इसके बाद यहाँ से एक लाइन आई है, यहाँ से एक लाइन आई है। अब इसको नंबर दे दिया, स्पेक्ट्रल लाइन नंबर दे दिया है, इसका नंबर 1, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3।
अब यहाँ पे कुछ और भी लाइन दिए हैं कि जैसे ये वाली लाइन दिया है, इसको नंबर 4 बोला है, इसको नंबर 4 बोला है, इसको नंबर ये जो है ना 5 बोला है, और एक और लाइन मेंशन किया यहाँ पर, ये ऐसे दे दिया, इसको 6 बोला है, इसको 6 बोला है। अब क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे इसी से रिलेटेड, इस फिगर से, कि कौन से जो है ओके लाइन, स्पेक्ट्रल लाइंस इमिशन स्पेक्ट्रम में आएंगे, ओके इनमें से कौन से लाइन जो है इमिशन स्पेक्ट्रम में आएंगे। तो मैंने अभी आपको क्या बताया है कि इमिशन स्पेक्ट्रम में कौन से लाइन अकर करते हैं, कौन से लाइन आते हैं। सो देखो हमने लिखा था स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर विच ग्राउंड स्टेट इज इन्वॉल्व, ग्राउंड स्टेट इज इन्वॉल्व विल अकर इन इमिशन स्पेक्ट्रम। तो हमको इस फिगर में सिंपली ये देखना है कि कौन से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं या किसके लिए ग्राउंड स्टेट इन्वॉल्व है। तो आप यहाँ देखो, ये पहले वाली लाइन ग्राउंड स्टेट पे है, ग्राउंड स्टेट इन्वॉल्व है, यहां से आई, ऊपर कहां से उससे मतलब नहीं है, लेकिन ग्राउंड स्टेट इन्वॉल्व होना चाहिए। तो सेकेंड वाली स्पेक्ट्रल लाइन में भी ग्राउंड स्टेट आ रही है, थर्ड वाले में भी ग्राउंड स्टेट आ रही है। इसका मतलब ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, ओके स्पेक्ट्रल लाइंस 1, 2 and 3 okay will occur in emission spectrum। सो देखो ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, ठीक है। सो मैंने जो है आपको अभी जो एनर्जी लेवल डायग्राम स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए था पहले वो बताएं, अलग अलग सीरीज के हिसाब से हमने ड्रॉ किया, उसके बाद हमने इस स्पेक्ट्रल सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हैं, मतलब इस तरह के, ओके जो थोड़ा डिफरेंट वे में, वो रेगुलर क्वेश्चन है जिसमें ये पूछेगा कि भाई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी। इससे हटके जो क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे मैंने अभी ये वाला बताया, ये इससे पहले नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ या नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने होंगे, तो ये थोड़े से जो है उनसे रेगुलर से हटके क्वेश्चन थे। तो ये दोनों भी मैंने जो है पॉइंट्स को इसमें कवर कर दिया। अब देखिए लास्ट 2 पॉइंट बचे हैं छोटे छोटे इस चैप्टर के। एक है कि जो सेकेंड पोस्टुलेट बोर ने दिया था, बोर ने बताया था, उसका एक्सप्लेनेशन डी ब्रगली ने दिया है, ओके कि जो हम लिखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, इसका एक्सप्लेनेशन। और लास्ट में जो है ड्रॉबैक ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ये देख ले, आप कॉपी कर लें, ओके पॉज करके आप कॉपी कर लें, मैं रब करता हूं, ठीक है। चलो रब करते हैं। चलिए तो हेडिंग लगाएं, डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन, ओके डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर, डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन, डी ब्रॉगली या डी ब्रॉय, ओके जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसका प्रोनाउंसिएशन डी ब्रॉय है, ओके डी ब्रॉय। तो एनसीईआरटी में डी ब्रॉय लिखा है, लेकिन कई सारे लोग जैसे कि भाई डी ब्रॉय पढ़ते हैं या डी ब्रॉगली बोलते हैं, ठीक है। चलो जो भी है आप प्रोनाउंस करें। सो डी ब्रॉय, ओके सो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डी ब्रॉय, या हम जैसे पढ़ रहे हैं डी ब्रॉगली, ओके डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन, डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन, ओके डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन। देखो ये वाला मैं हट रब कर देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ, डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन, थोड़ा यहां लिखता हूं मैं ऊपर से, डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट, बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट, ठीक है। अब देखिए बोर ने जो पोस्टुलेट लिखा था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ओके इलेक्ट्रॉन कहां पे रिवॉल्व करेगा, सो इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व, ओके वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम इज nh/2π या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π। सो सेकेंड पोस्टुलेट क्या है,
अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ सेकेंड पोस्टलेट, मैथमेटिकली लिखता हूँ, ठीक है, सिर्फ सेकेंड पोस्टलेट क्या लिखा था हमने, सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, सो वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये इस तरह से वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है तो ये एम वी ओके आर एन, या ये हम वी एन और आर एन लिख दो कि भाई nth ऑर्बिट की वेलोसिटी और nth ऑर्बिट का रेडियस एंड दैट इज n इनटू ये h अपॉन 2 पाई। तो ये एक्चुअली पोस्टलेट था बोर का ये पोस्टलेट था। अब देखिए इसको आप ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो जो भी है। अब डी ब्रोगली ने क्या बताया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, तो वो जो एक चक्कर एक साइकिल के हिसाब से बोला गया, एक साइकिल में उसका जो सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट, जो भी ऑर्बिट में वो जो है रिवॉल्व कर रहा है उसका जो सरकमफेरेंस होगा दैट शुड बी इक्वल टू एन लेम्डा। क्या बोला उसने, दैट शुड बी इक्वल टू एन लेम्डा। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको, थोड़ा सा आप समझ ले, ओके, उसको आप समझ ले, हम फिगर जो है ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से लिखा फॉर एन इलेक्ट्रॉन, यहां लिखता हूं, चलो मैं वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एन इलेक्ट्रॉन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सॉरी मूविंग या रिवॉल्विंग इन nth orbit, okay, nth orbit of radius rn, of radius rn, okay, the total distance okay, the total distance ओके अब जो रिवॉल्व कर रहा है तो एक चक्कर में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना होगा, सरकमफेरेंस के बराबर होगा। सर टोटल डिस्टेंस इन सरकमफेरेंस, टोटल डिस्टेंस ओके, जिसको हम बोलेंगे सरकमफेरेंस ओके ऑफ द ऑर्बिट, ओके, टोटल डिस्टेंस और सरकमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट, circumference of the orbit, okay, is equal to, okay, is equal to integral multiple, okay, is equal to integral, चलिए यहां लिखता हूं मैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करें, कौन सी वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया। अब इससे क्या हो रहा है, भी जो सरकमफेरेंस ऑफ nth ऑर्बिट है, सरकमफेरेंस of nth orbit, this is equal to, उन्होंने बताया कि ये n लेम्डा, क्या बता दिया उन्होंने, n लेम्डा बता दिया। अब इसको अगर हम आगे लिखें भाई उसमें ये लेम्डा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, क्या है वो, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब ये जो n की वैल्यू है 1 2 3, इंटीग्रल मल्टीपल बोला है तो n की वैल्यू 1 2 3 है और यहाँ पे लेम्डा जो है वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो ये ऑलरेडी आपको क्लियर है, फिर से मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, फिर से हम नहीं लिखेंगे। अब सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर, तो आर एन इज इक्वल टू, ये लिख दिया हमने एन लेम्डा, 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन लेम्डा। अब लेम्डा क्या होता है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो दैट इज इक्वल टू एच अपॉन पी, यस क्या होता है, एच बाई पी। लेम्डा का फॉर्मूला क्या था, डी ब्रोगली वेवलेंथ, एच अपॉन पी। तो ये अगर हमने यहाँ पे रख दिया h अपॉन पी, अब इसको देखो ये किस तरह से प्रूव हो रहा है ये बता रहा हूं मैं। ये जो है बात पोस्टलेट बोर के पोस्टलेट में आई, इसको डी ब्रोगली ने किस तरह एक्सप्लेन किया देख लीजिए। अब ये p को इधर लाओ, p को इधर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा, ये p इधर आ गया, सो 2 पाई p
आर एन इज इक्वल टू एन एच, इज इक्वल टू एन एच। ठीक है, तो P क्या होता है, तो हमको पता है कि भी m इंटू वी होता है, तो nth ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसको Vn लिख दो इंटू आर एन इज इक्वल टू एन एच। अब देखो यहाँ पे मैं ये टर्म को सेपरेट कर रहा हूं, ये देखो आप, ये वाला, दिस इज वी आर हैविंग m Vn Rn, सो दैट इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये m Vn Rn is equal to NH अपॉन ये 2 पाई। सो सिंपली ये जो है दैट इज एंगुलर मोमेंटम, सो n इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो इस तरह से ओके, इस तरह से डी ब्रोगली ने ओके जो सेकेंड पोस्टुलेट था इस तरह से प्रूफ करके बताया या एक्सप्लेन किया। ओके, डी ब्रोगली ने इसको एक्सप्लेन किया। अब देखिए इसके साथ में एक फिगर जो है जनरली बताई जाती है, आप ये टेक्स्ट वगैरह से ड्रॉ करें, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए पूरी विजिबल होती है या नहीं होती, आप देख लो। ये हमने nth ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इस nth ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो इसमें जो है ना ये जो वेवलेंथ, इतने चक्कर में जो वेवलेंथ बनेंगे, कितने वेवलेंथ बनना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल। ओके, 1 बनना चाहिए या 2 बनना चाहिए या 3 बनना चाहिए, 4 बनना चाहिए। उसमें आधी वेवलेंथ नहीं आएगी, 1.5 वेवलेंथ नहीं आएगी, 3.25 इस तरह की जो फ्रैक्शनल वाली वैल्यू नहीं आएगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं कि भाई ये और ये इस तरह से मैंने 3 पॉइंट, तो आप जो है ना इसको थोड़ा सा समझ लें कि यहाँ पे अगर हमने ये ऐसे, आप यहाँ पे वेवलेंथ ड्रॉ करो, ओके ये वेव आप ड्रॉ करो, तो भाई आपको यहाँ पे ये इस तरह से ड्रॉ करना है, ये जो है ये इस तरह से ऐसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे फिर से ये जो है ये ऐसे ड्रॉ करके ये वापस ये ऐसे आ जाए, ये थोड़ा सा ये जो है ना ये ऐसे, फिर उसके बाद जो है ये यहाँ पे ये इस तरह ऐसा जाएगा, ये यहाँ ले लेते हैं हम थोड़ा सा जो है, ये आप एडजस्ट करो ये ऐसे थोड़ा सा। तो ये जो है वेव फॉर्म, ये जो इस तरह से बनेगी, ये ऐसा ड्रॉ करें। तो ये जो है ना ये देखो ये यहाँ से जो है ये एक वेवलेंथ, ये दूसरी वेवलेंथ, ये तीसरी वेवलेंथ। वेवलेंथ किसको बोलेंगे, वन टाइम पीरियड के लिए जो लेंथ आएगी। तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, एग्जैक्ट फिगर आपको टेक्स्ट में मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आपको जो है ये ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से, ये आप देख लो, ये कहीं पे थोड़ा सा कम ज्यादा आ सकती है, ये इस तरह से बनेगी। अब ये दोनों साइड ड्रॉ करके आपको टेक्स्ट में जो है ऐसा दोनों साइड आप देख लो थोड़ा सा, ये ड्रॉ करने के हिसाब से ये ऐसी जो है फिगर मिलेगी आपको। ओके, ये इस तरह से जो है ये यहां से ये ऐसे, ये इस तरह की फिगर जो है ये आएगी आपको। ओके, सो मेन ये है कि एक सरकमफेरेंस में जो वेवलेंथ आना चाहिए वो इंटीग्रल मल्टीपल वाले आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 1 आ सकती है, 4 आ सकती है, 10 आ सकती है। ठीक है, तो इस तरह से उसने एक्सप्लेनेशन दिया। एनीवे मैथमेटिकली आप देख सकते हैं कि डी ब्रोगली ने किस तरह बोर का सेकेंड पोस्टुलेट प्रूफ करके बताया है। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन के सेकेंड पोस्टुलेट का डी ब्रोगली ने किस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया है। चलिए आप इसको पॉज करके कॉपी कर ले। बस एक लास्ट पॉइंट हमको देखना है, दैट इज ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल। चलिए रब कर दें, चलो ये रब कर देते हैं। चलिए लास्ट हेडिंग लगाएं इसकी आप, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब देखिए जो बोर का मॉडल था, इन्होंने जो क्लासिकल स्ट्रक्चर, ओके
प्लानिटरी मॉडल जिस तरह का बोला गया रदरफोर्ड ने, ओके सॉरी रुदरफोर्ड ने। सो रुदरफोर्ड का वही मॉडल, वो स्ट्रक्चर को यूज किया और उसको मॉडिफाई करके बताया। तो इनका जो मॉडल है वो हाइड्रोजन या जैसे जो हाइड्रोजन के लिए देखा है हमने, सो बहुत ही अच्छे से जैसा इन्होंने एक्सप्लेन किया कई सारी चीजों को, ओके कि ये जो मॉडल है एग्जैक्टली, ओके। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें कई सारी लिमिटेशन आई है। पहली लिमिटेशन क्या है, ओके देखो मॉडल उन्होंने वही यूज किया और जो लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड थे, ड्रॉबैक जो थे, उसको उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, ओके जैसे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है ना, और जो एनर्जी जो है रिलीज करते, कंटिन्यूअस एनर्जी रिलीज नहीं होती है, जो पहला ड्रॉबैक था कि स्टेबल कैसा है एटम, तो उन्होंने बोला कि एनर्जी ऐसे हर जगह रिलीज नहीं करता है, स्टेबल ऑर्बिट का कंसेप्ट बताया, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने जो है जो रुदरफोर्ड के मॉडल में ड्रॉबैक थे उसको एक्सप्लेन किया। लेकिन इनका जो एटॉमिक मॉडल था, इसका सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि भाई ये जो मॉडल है वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए चलता था, मतलब जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन, ओके ये जो है किसके लिए वैलिड था, ओके वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन, ओके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम्स, इससे हटके ये काम नहीं करेगा, मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, ओके सो ये जो है इट इज नॉट वैलिड, अगर इसको ऐसे लिखें इट इज नॉट वैलिड फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स एटम, या नॉट वैलिड फॉर एटम which is having 2 electron, which is having just 2 electrons। तो 2 इलेक्ट्रॉन भी अगर किसी एटम में होते हैं तो ये वाला मॉडल काम नहीं करता है। सिंपली अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ही बोर का एटॉमिक मॉडल वो चलेगा, 2 के लिए वैलिड ही नहीं होता, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये वैलिड नहीं होगा, ओके सो दिस इज द ड्रॉबैक, ओके फर्स्ट ड्रॉबैक, ओके अब देखिए बोर ने जो प्रेडिक्ट किया है कि भाई ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाला स्पेक्ट्रम है, तो बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट किया, लेकिन उन्होंने जो वेरिएशन देखे इंटेंसिटी में, वो वेरिएशन क्यों आते हैं, ओके वेरिएशन जो इंटेंसिटीज में आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, कहीं पे वीक इंटेंसिटी, कहीं पे स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रहे हैं इस स्पेक्ट्रम में, ये ऐसे क्यों आ रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं है, वो एक्सप्लेन नहीं करे हैं, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे दिस मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन, यहाँ पे मैं लिखता हूं दिस मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन रिलेटिव इंटेंसिटीज, क्या लिखेंगे आप, रिलेटिव इंटेंसिटीज of frequency, relative intensities of frequency in the spectrum, so देखिए जैसे हमने स्टार्ट में भी बामर के जो स्पेक्ट्रम बामर ने अपनी सीरीज का बताया था, तो वहां पे हमने एंड में देखा था कि वहां पे बहुत वीक इंटेंसिटी वाले फ्रीक्वेंसीज थे, तो बोर ने जो है इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया, ओके उन्होंने प्रेडिक्ट बहुत अच्छे से किया कि भाई ये जो स्पेक्ट्रम है इस तरह का रहेगा, ठीक है, लेकिन जो रिलेटिव इंटेंसिटीज हो रही किसी की कम किसी की ज्यादा, ये ऐसा क्यों हो रहा है ये उन्होंने नहीं बताया, सो ये एक ड्रॉबैक साथ में रहा है। और ये जो मॉडल है, ओके ये मॉडल जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, ओके हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी जो है इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, ओके इसको जो है वो एक्सप्लेन या जो है फॉलो नहीं करेगा, तो ये भी आप साथ में याद रख सकते हैं, ज्यादातर ये केमिस्ट्री में पॉइंट यूज होता है, लेकिन आप यहाँ पर भी याद रख सकते हैं कि इट डज नॉट फॉलो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी, और साथ में ये वेव नेचर को भी कंसीडर नहीं किया था, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को उन्होंने कंसीडर नहीं किया था, लेकिन
डी ब्रॉगली ने वेव नेचर को कंसीडर किया था, इसलिए ये देखो मैथमेटिकली प्रूफ उन्होंने सेकेंड पोस्टुलेट का दिया था। तो ये भी एक जो है लिमिटेशन आप मान सकते हैं। सो मेनली जो दो लिमिटेशन है वो आप ये कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड वाला आप चाहे तो जैसे याद रखिए कि हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी को ये फॉलो नहीं करते हैं, और बोर ने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को भी कंसीडर नहीं किया था। तो यहाँ पे देखिए ये जो चैप्टर है ओके एटम, वो कंप्लीट हो जाता है। जो एटॉमिक मॉडल से स्टार्ट हुआ था जो है जे थॉमसन का मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद जो है फाइनली बोर का मॉडल। तो ये सारी चीजें जो है अब यहाँ पे कंक्लूड हो जाती हैं। तो अब देखिए जो हमने बोर का जो एटॉमिक मॉडल था तो उसमें हमने कई सारे डेरिवेशन किए थे। ऑर्बिटिंग वेलोसिटी हो गया, रेडियस हो गया, एनर्जी हो गया, इनके डेरिवेशन किए थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। और जो स्पेक्ट्रल सीरीज है ओके हाइड्रोजन एटम के लिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए एक जो है हम प्रैक्टिस सेशन के तौर पे एक लेक्चर लाएंगे ओके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वही जो है कवर करेंगे। तो ये चैप्टर वहां पे जो है पूरी तरह थ्योरेटिकली यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बस कुछ न्यूमेरिकल लेना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही ओके। होप यू अंडरस्टूड दिस वन ओके। सो आप यहाँ देख लीजिए इधर वाले में, तो हमने दो ड्रॉबैक को डिस्कस किया। पहला ड्रॉबैक कि भाई ये जो मॉडल है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही जो है वैलिड होता है, ये आपको अच्छे से मालूम है। दूसरा रिलेटिव इंटेंसिटीज जो फ्रीक्वेंसीज है डिफरेंट, उसके बारे में बताया, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही ओके। आज यहीं पे क्लास कंक्लूड करते हैं ओके। थैंक यू।